हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज की क्वेश्चन नंबर 6, 7th एंड 8th। इसमें बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है ये। पहले तो बहुत आसान है, आपको ऐसा लगेगा क्या आसान इलस्ट्रेशन है, लेकिन फिर आएगा एक बहुत बड़ा धमाका जिसमें होगी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट्स और हम इससे लर्न करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन तो बहुत इजी है, मैं प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। क्या है इस इलस्ट्रेशन में? ब्लू हेवंस लिमिटेड ने 100% शेयर अक्वायर करे किसके? ऑरेंज कंट्री लिमिटेड के। तो अब ऑरेंज कंट्री लिमिटेड के सारे नेट एसेट्स अब ब्लू हेवंस के हो गए। आज से तेरे सारे नेट एसेट्स मेरे हुए, ठीक है ना, फॉर ₹6,000 लाख। तो अगर आप देखो ब्लू हेवंस के बुक्स में 6,000 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, फॉर इन कैश एंड इट कंट्रोल्ड ऑरेंज कंट्री लिमिटेड फ्रॉम दैट डेट। तो इसने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। तो इसने 6,000 लाख रुपए दिए और ऑरेंज कंट्री को अक्वायर कर लिया जी। अब ये कहानी है ना। द एक्विजिशन डेट, बहुत अच्छी बात है, हमें जो ये स्टेटमेंट दे रखी है बैलेंस शीट, ये कब की दे रखी है? एक्विजिशन डेट की दे रखी है। तो हमारे जो पिछले क्वेश्चंस में जो चैलेंजेस आते थे ना कि फेयर वैल्यू हमें दे रखी हमें बैलेंस शीट एज ऑन द एक्विजिशन डेट नहीं दे रखी होती थी, तो इस क्वेश्चन में वो वाला चैलेंज भी नहीं है। हमारे पास सीधी सीधी एक्विजिशन डेट की बैलेंस शीट दे रखी है। द एक्विजिशन date statement of Blue Heavens Limited and Orange Country Limited and their fair values आर गिवन एज बिलो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑरेंज कंट्री लिमिटेड की हमें कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है और हमें फेयर वैल्यू भी दे रखी है। अब आप बताओ एज पर इंड AS 103 हमें क्या लेना होता है फॉर कंसोलिडेशन पर्पस? हमें हमेशा फेयर वैल्यू लेनी होती है। तो हमें ऑरेंज कंट्री लिमिटेड की फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स लेना पड़ेगा। तो अगर देखो मैंने सिंपल सी बात क्या बोली, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ब्लू हेवंस लिमिटेड ने सारे नेट एसेट्स ले लिए किसके? ऑरेंज कंट्री लिमिटेड के। तो सारे नेट एसेट्स आज से ऑरेंज कंट्री ये हमारे हुए। तो इन्होंने बोला क्या एंट्री डाली? बिल्डिंग भी हमारी हुई, इन्वेंट्री भी हमारी हुई, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा हुआ, कैश भी हमारा हुआ, ऑरेंज कंट्री लिमिटेड को बोला। ठीक है, आप क्या, आपकी लाइबिलिटी भी हमारी हुई, टू ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, तो आपके एसेट्स भी हमारे हुए, आपकी लाइबिलिटी भी हमारी हुई। हमें हर चीज किस पे लेनी है? फेयर वैल्यू पे लेनी है। हमें हर चीज को फेयर वैल्यू पे लेना है। तो 3300 रुपए फेयर वैल्यू थी, इन्वेंट्री फेयर वैल्यू 600 रुपए थी, ट्रेड रिसीवेबल की फेयर वैल्यू 250 रुपए थी, कैश की फेयर वैल्यू 700 रुपए थी। तो हमने सारे को एक्वायर कर लिया, ठीक है ना। इतना हमने बेसिकली नेट एसेट्स एक्वायर किए। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ आपको, मैंने नेट एसेट्स कितने एक्वायर करे, तो मेरी टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दिस कम्स आउट टू 4700। तो मैंने इतने क्या एक्वायर किया, ठीक है, राइट। अब मैंने क्या दिया बदले में? मैंने क्या बोला, मैंने आपके एसेट भी ले लिए, मैंने आपकी लाइबिलिटी भी ले ली, और मैंने आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? टू इक्विटी होता है, टू इक्विटी। ठीक है, तो हमने आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या हुई? दैट इज इक्विवेलेंट टू 4700 की हमने आपके मतलब क्या बोलते हैं, एसेट्स भी ले लिए, लाइबिलिटी भी ले ली। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मैंने क्या जर्नल एंट्री डाली? ब्लू हेवंस ने जर्नल एंट्री डाली, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल, टू इक्विटी। हमने आपके एसेट्स भी ले लिए, आपकी लाइबिलिटी भी ले ली, और आपकी जो इक्विटी थी वो भी ले ली। ठीक है, तो अगर आप देखो इस बैलेंस शीट में इक्विटी कितनी है? 4850 माइनस 150 लाइबिलिटीज, तो 4700 हमारी इक्विटी थी। तो हमने सारे एसेट्स को क्लब कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को हमारे अंदर ले लिया, और हमने इक्विटी को भी ले लिया। तो बेसिकली अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बोलूँ तो क्या जर्नल एंट्री डली? जर्नल एंट्री डली नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो हमने पहले सीखी थी। तो एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या एंट्री डलती है? नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट। ये हमारी डली कितने से एंट्री? 4700 से। ये हमारी जर्नल एंट्री हमने डाल दी है। अब हमने क्या किया, अब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री डालते हैं? ये तो हुई बेसिकली एक्विजिशन एडजस्टमेंट, हमने एक्विजिशन में ही एडजस्टमेंट करी। हमने बोला नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये बेसिकली हुई एक्विजिशन एडजस्टमेंट। हमने इसे बोला एक्विजिशन एडजस्टमेंट। जब हमने एक्वायर किया तो ये हमने एंट्री डाली, ठीक है। अब लेकिन कंसोलिडेशन की क्या एडजस्टमेंट होती है? कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। हम जो ये इक्विटी क्रेडिट में है, अब हम इसे खत्म कर देंगे। हम बोलेंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे इक्विटी अकाउंट डेबिट। हमारी इक्विटी खत्म हो जाएगी
टू इन्वेस्टमेंट्स, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, हम क्या बोलेंगे, उसे हम खत्म कर देंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की आ रही है, 6,000 रुपए की आ रही है। तो बेसिकली इस जर्नल एंट्री का जो भी डिफरेंस होता है वो या तो गुडविल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है। तो मैंने क्या बोला, गुडविल हो गया इस केस में, ठीक है। तो मैंने पैसे ज़्यादा दिए हैं, मैंने 4700 की चीज़ के लिए 6,000 रुपये दिए हैं, तो मेरी गुडविल कितनी आ गई, 6,000 माइनस 4700, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने सारे नेट एसेट्स अपने बना लिए, इक्विटी को अब आपको बस इसकी एंट्रिया को इफेक्ट देना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कैसे इफेक्ट दोगे, नेट एसेट्स टू इक्विटी, ये एंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है, मतलब ये बैलेंस शीट आपको पिकअप करनी है, ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको पिकअप करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्विटी को आपने बाद में डेबिट किया, तो माइनस 4700 यहाँ पे आपका ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दो कॉलम्स का टोटल लेना है, ठीक है, प्लस ये हमारा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो गया, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ठीक है। कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में हमने क्या किया, बेसिकली कुछ नहीं किया, जो इक्विटी क्रेडिट में था ना सब्सिडरी का, हमने उसे खत्म कर दिया। जो सब्सिडरी का 4700 क्या बोलते हैं इक्विटी था, हमने उसे खत्म कर दिया। तो खत्म करने के लिए हमने क्या किया, माइनस 4700, तो हमने इक्विटी खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट ऊपर से खत्म कर दी। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, माइनस 6000 की, हमने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, ठीक है, राइट। लेकिन इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, गुडविल नाम की एक चीज आ गई। गुडविल कितनी आ गई हमारे पास, 1300 की हमारे पास गुडविल आ गई। तो अब अगर आप देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखेंगे आपके, बहुत सिंपल है। अब आपके फाइनल बैलेंसेस जो कि सीएफएस में जाएंगे, फाइनल बैलेंस फॉर सीएफएस, तो आपने क्या किया, एक एक्विजिशन एडजस्टमेंट होता है, एक कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होता है। ये बेसिकली हुआ एक्विजिशन एडजस्टमेंट, जो कि हमें फेयर वैल्यू पे करना है, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। ये हमारा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जहाँ पे हमने जो सब्सिडरी की इक्विटी आ रही थी हमने उसे हटा दिया और अपनी इन्वेस्टमेंट से नॉक ऑफ करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व बुक कर लिया, ठीक है। तो अब आपका टोटल क्या आएगा, टोटल वुड बी सम टोटल ऑफ दिस एंड दिस, ये हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना चाहिए। तो अब हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टोटल आएगा दैट वुड बी 15,650, और यहाँ पे भी जो टोटल आ रहा है दैट कम्स आउट टू 15,650। तो ये हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, ठीक है। ये बेसिकली हमारी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसमें हमें सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, हमें डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दे रखी थी, तो हमने बोला आज से आपके सारे नेट एसेट्स हमारे हुए, आपकी इक्विटी भी हमारी हुई। फिर हमने उस इक्विटी को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट एंड टू गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये बेसिकली जर्नल एंट्री। ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स हुई, ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। इन दोनों का इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। ये फेयर वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ एक्विजिशन एडजस्टमेंट। हमने एक्विजिशन पे ये एडजस्टमेंट करी ना, एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स है बेसिकली मेरी, ठीक है। तो मैंने एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स करी, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करी, और ये मेरा बेसिकली फाइनल बैलेंस आ गया, ठीक है, राइट। ये अपना तो बहुत सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ क्या है अगले क्वेश्चन में। तो ये तो बहुत सिंपल था, हमारा ये आंसर टैली हो जाना चाहिए। मैं देखूँ एक बार आंसर क्या है इंस्टीट्यूट का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा, बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए, कितना आ रहा है हमारा, 15,650। तो इनका भी इतना ही आना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट को अपन को, मतलब बहुत सिंपल है, ये वाला फंडा तो आपको माइंड में बैठ गया होगा। तो 15,650 टोटल आ गया, देखो इनका, ठीक है। हमारा भी 15,650 आ रहा है, राइट। अब अपन चलते हैं कंसोलिडेशन के क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपन को अब करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द फैक्ट्स आर द सेम एज इन क्वेश्चन 6। जो क्वेश्चन 6 में लिखा है वही है। हाउएवर ब्लू हेवंस लिमिटेड एक्वायर्स ओनली 75%, मतलब मैं अब 100% की बजाय अब मैं सिर्फ 75% ले रहा हूँ। मतलब ये जो 100% है इसकी बजाय मैं सिर्फ 75% ले रहा हूँ फॉर द अमाउंट ऑफ 4500 लाख। और कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसमें एनसीआई का अमाउंट आएगा। तो हमने क्या किया, 75% शेयर लिया फॉर ओनली 4500, ठीक है। तो अब आप पहले क्या करो, पहले आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करो। आपकी जो ब्लू हेवंस के जो फिनेंशियल है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल कम टू 4500, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4500 की करी है। तो आप एक तरीके से देखो, आपने 6000 की चीज़ को 4500 किया, तो ये बेसिकली कैश में ऐड होगा, ठीक है। तो कैश में
आपका 1500 रुपये बढ़ जाएगा, 1500 रुपये आपका बढ़ जाएगा। तो आपकी क्या एडजस्टमेंट हुई, मतलब सबसे पहले तो आप क्या करो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ऑफ ब्लू हेवेंस को एडजस्ट करो। अब आपकी इन्वेस्टमेंट 6000 की नहीं रही, आपकी इन्वेस्टमेंट 4500 की रही। 4500 को रहने का मतलब क्या है, 1500 रुपये आपके पास कैश बढ़ गया, तो आपने 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट में से माइनस करे और 1500 रुपये आपने कैश में ऐड कर दिए। तो सबसे पहले तो इन फिगर्स को सही कर दिया अपन ने, ठीक है। जो ब्लू हेवेंस की जो फिगर आ रही है, मतलब 6000 की इन्वेस्टमेंट अब 4500 की रह गई, क्योंकि हमने मतलब उसे 6000 रुपये नहीं दिए थे, हमने सिर्फ 4500 रुपये दिए थे। तो पैसे का ना जाना भी पैसे के आने के बराबर होता है। तो हमारे 1500 रुपये नहीं गए, तो इसका मतलब 1500 रुपये वुड बी एन एडिशन टू माई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको चेंज करना है। अब ये आपकी बैलेंस शीट एकदम सही आ रही है। एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स, अब हमें देखो, अब हमने क्या करना है, हमने बोला सारे नेट एसेट्स आज से आपके हमारे हुए, तो नेट एसेट्स टू इक्विटी ये एंट्री भी सेम रहेगी, क्योंकि ये एंट्री किस पे होती है, फेयर वैल्यू पे, एंड फेयर वैल्यू हैज़ नॉट चेंज। तो हमने बोला आपके सारे नेट एसेट्स हमारे होंगे, ठीक है। तो नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है, ये भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, वो मैं बताता हूँ क्या चेंज हुआ। आपने बोला, आपने क्या बोला, आपने बोला इक्विटी अकाउंट डेबिट, आपने बोला इक्विटी अकाउंट डेबिट 4700 रुपये टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है अब आपकी, अब आ रही है 4500 रुपये की। आपने बोला इक्विटी खत्म कर दी, इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर दी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और एंट्री बुक होगी जिसका नाम होगा टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे क्या कि 4700 रुपये में से, 4700 रुपये में से इसमें से 25% मेरा हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। तो इस 4700 में से 25% मेरा हिस्सा नहीं है, तो दिस इज बेसिकली माई लाइबिलिटी। तो अब मैंने क्या बोला, टू NCI 1175, ठीक है, प्लस कर दिया, मतलब अब मेरा जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो आएगा 975। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी, मेरी जर्नल एंट्री बनी इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन ऑरेंज कंट्री लिमिटेड, अब ये 4500 से माइनस हुआ, 4500 से माइनस हुआ, राइट है ना। अब मेरा नया एक लाइन आइटम जुड़ा है यहाँ पे जिसका नाम होगा NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इस 4700 में से, ये जो 4700 है रिटेन अर्निंग्स, इस 4700 में से मेरा 25% हिस्सा नहीं है, तो मतलब 1175 मेरी लाइबिलिटी है। तो मैंने ये भी बुक कर लिया, 4700 खत्म किया, 1175 बुक कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा बेसिकली टोटल कितना आ रहा है, टोटल मेरा जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू -3525, ये -3525 है। अब ऊपर वाली जर्नल एंट्री में क्या चेंज हुआ, यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट आया दैट विल बी 975, तो ऊपर भी देखो 3525 की एंट्री होगी, नीचे भी 3525 की एंट्री होगी। तो आपकी एडजस्टमेंट एकदम सही हो रही होगी। अब आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टैली करने लग गया होगा। 1 मिनट, लेट मी चेक कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स टाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% टाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 16825 का अब आपका टोटल आएगा। अगर हम आंसर देखें, आंसर में चलते हैं, आंसर में क्या आएगा, 16825 आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 16825, 16825। बस आपको क्या माइंड में रखना है, ये जो आपने शुरू में जो कैश कम किया, मतलब देखो आपका आपने 6000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अब वो सिर्फ 4500 की रहेगी, तो आपको 1500 रुपये ये मान लो कैश मिल गया, ठीक है। तो 1500 रुपये आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दिया सबसे पहले तो ये। बाकी आपने सेम एंट्री रही, नेट एसेट्स को अक्वायर किया, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, फिर इक्विटी में दूसरी एंट्री रही इक्विटी टू इन्वेस्टमेंट्स टू NCI एंड द बैलेंस इन फिगर विल बी ट्रांसफर टू गुडविल, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्रीज रही, तो ये भी हमारा डन है, ये भी अब हमारा डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट की ओर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। फैक्ट्स आर द सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 6 and 7। ब्लू हेवेंस हैव अक्वायर्ड 75% फॉर ₹4500, ठीक है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। तो हमने 75% शेयर अक्वायर किए फॉर 4500, ठीक है, एट 31 मार्च 2003, दैट इज 1 ईयर आफ्टर द एक्विजिशन डेट। 1 ईयर आफ्टर द एक्विजिशन डेट क्या होता है, हमें इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ऑफ ब्लू हेवेंस एंड ऑरेंज कंट्री। तो अब देखो 8 साल बाद में क्या होगा, ऑरेंज कंट्री ने प्रॉफिट्स कमाए होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उन प्रॉफिट्स को अपने अंदर क्लब करना है, ठीक है, मुझे उन प्रॉफिट्स को अपने अंदर क्लब करना है। तो अब देखो, अब इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन हमें दे रखी है, PP इतना है, इन्वेंट्रीज इतना है, फाइनेंशियल एसेट्स इतना है, कैश इतना है, शेयर कैपिटल इतना है, रिटेन अर्निंग्स इतना है, ट्रेड पेबल्स इतना है, ठीक है। और मुझे ये दे रखा है इसका प्रॉफिट जो है वो 550 था। तो अगर आप
आप कंपैरिजन करो, पहले इसके नेट एसेट्स कितने थे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप चलो अब बनाओ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स की टेबल, ठीक है। अब क्योंकि अब हमें अगले साल का कंसोलिडेशन बनाना है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स की हमने टेबल बना रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स बोल दो इसे, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन हमारे पास कितने नेट एसेट्स थे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट, है ना। मुझे क्या बोलना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास कितने नेट एसेट्स थे, हमारे पास कितने नेट एसेट्स थे। तो हमारे पास थे बेसिकली इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ 4700, हमारे पास 4700 के नेट एसेट्स थे, ठीक है। नेट एसेट्स हमारे पास इतने थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, है ना। मतलब इसकी बेसिकली मैं इसे दो चीज़ों में बाइफरकेट कर देता हूँ एज पर क्या बोलते हैं, मतलब देखो एक्विजिशन डेट पे एक्विजिशन मतलब क्या बोलते हैं, 1 मिनट। तो अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बुक वैल्यू के हिसाब से जो हमारे पास नेट एसेट्स थे वो कितने थे, हमारे पास बुक वैल्यू के हिसाब से हमारे पास जो नेट एसेट्स थे वो थे 4300 के, और फेयर वैल्यू के हिसाब से हमारे पास थे 4700 के। इतने नेट एसेट्स थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो बुक वैल्यू के हमारे पास 4300 नेट एसेट्स थे और फेयर वैल्यू के हमारे पास कितने थे, 4700 नेट एसेट्स थे, राइट। अब देखो, अब आप समझो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू, ठीक है, दोनों दे रखा है अपन को। अब अपन को बोला है 8 साल बाद में, 8 साल बाद में इस एंटिटी ने 550 का प्रॉफिट कमाया, 550 का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने क्या बोला, बुक वैल्यू में क्या हुआ होगा, मैंने बोला बुक वैल्यू में प्रॉफिट हमने कमाया, तो प्रॉफिट से हमारे क्या बढ़ते हैं, नेट एसेट्स बढ़ते हैं। तो मेरे 550 के नेट एसेट्स बढ़े और मेरे जो नेट एसेट्स आने लग गए अब वो आने लग गए 4850। तो अगर आप देखो, अब यहाँ पे अगर आप टोटल करो इक्विटी का तो ये 4850 है, ठीक है। तो मतलब आपके जो टोटल इक्विटी है दैट इज 4850, तो आपके टोटल नेट एसेट्स कम्स आउट टू 4850। तो आपने बेसिकली बुक वैल्यू में 550 का प्रॉफिट जोड़ा और आपके नेट एसेट्स आ गए 4850। इस प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। अब आप समझो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का अपन टेबल बना रहे हैं, तो इस 550 की एडजस्टमेंट अपन को फेयर वैल्यू वाले इसमें भी करनी है। तो 550 की हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, देखो हमें क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, और हमें क्या करना है, नेट एसेट्स बढ़ाने हैं। तो एंट्री क्या डालनी है यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें डालनी है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमें ये एंट्री डालनी है, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी। ये हमें एंट्री डालनी है कितने रुपए से, हमें डालनी है 550 रुपए से, 550 रुपए से ये हमें जर्नल एंट्री डालनी है। तो 550 रुपए से हमें ये एंट्री डालनी है। हाँ, तो मैंने देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। अब हमें पता है एज ऑन दी डेट, मतलब एज ऑन 31 मार्च 2002 हमें ब्लू हेवंस और ऑरेंज कंट्री का अमाउंट पता है। मतलब अब हमें इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना है, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये बैलेंसेस है, हमें बेसिकली इन सारे बैलेंसेस को कंसोलिडेट करना है, ये चैलेंज है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम वापस से वही बनाते हैं, हम ना अपना कौन से वाला फॉर्मेट, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स, ये अपना फॉर्मेट था एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स वाला फॉर्मेट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में हम क्या बोलेंगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था हमारे पास रिजर्व्स, हमारे पास रिजर्व्स मीन्स नेट एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स बोल देता हूँ इसे मैं, ठीक है, एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास कितने नेट एसेट्स थे, मेरे पास थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास जो नेट एसेट्स थे दैट आर अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास एज पर बुक्स मेरे जो नेट एसेट्स थे दैट वर 4300, शेयर कैपिटल 2000 का और 2300 का क्या बोलते हैं, 2300 का क्या था मेरे पास, 2000 का शेयर कैपिटल प्लस 2300 का रिटेन अर्निंग्स। तो ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे पास ये क्या बोलते हैं नेट एसेट्स थे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, राइट। मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रॉफिट जो दे रखा है दैट इज 550, तो 550 हमने प्रॉफिट कमाया, तो 550 हमने प्रॉफिट कमाया। तो जो क्लोजिंग जो मेरे पास क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इक्विटी आई सब्सिडरी की, क्लोजिंग इक्विटी कम्स आउट टू 48,500, ये हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। ये देखो 48,500 मेरी क्लोजिंग इक्विटी है, अगर आप देख पा रहे हो इट कम्स आउट टू 48,500। तो 48,500 हमारी बेसिकली
क्लोजिंग इक्विटी आ गई। तो मैंने ओपनिंग इतनी थी, ओपनिंग एज पर बुक्स, ठीक है, और 550 की हमारा प्रॉफिट था और 4850 हमारी क्लोजिंग इक्विटी आ गई थी, ठीक है। लेकिन अब हमने पढ़ा था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू करना पड़ता है। हमने ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये तो बुक वैल्यू के हिसाब से आ रही है इक्विटी, हमने जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें फेयर वैल्यू पे लाना होता है। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो कौन कौन से एसेट्स हमने फेयर वैल्यू पे लाए थे। तो अगर आप देखो बिल्डिंग एंड अदर पीपी, पहले ये कैरिंग अमाउंट इसका 3000 था लेकिन फेयर वैल्यू 3300 थी, तो हमें इसको बुक वैल्यू से हमें कहाँ पे लाना था, बिल्डिंग एंड पीपी, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू जो थी वो बुक वैल्यू कितनी थी मेरे पास 3000, लेकिन इसकी मुझे फेयर वैल्यू कितनी दे रखी थी 3300, तो मुझे 3000 से 3300 पे लाना था। तो मैंने क्या किया, एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी थी यहाँ पे, एक्विजिशन एडजस्टमेंट, है ना। एक्विजिशन एडजस्टमेंट क्या करी थी मैंने, कितने रुपए की करी थी, मैंने करी थी एक्विजिशन एडजस्टमेंट 3300 माइनस 300, मैंने 300 की एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी थी। सिमिलर बेसिस पे अगर आप चलो, इन्वेंट्रीज में आपका कितना इंक्रीज है, 500 प्लस 500 माइनस 600, मतलब आपका कितना है इन्वेंट्रीज में, अगर मैं बोलूँ आपको इन्वेंट्रीज, ठीक है, तो आपकी 500 रुपये बुक वैल्यू थी, 600 रुपये फेयर वैल्यू थी, तो आपको एक्विजिशन एडजस्टमेंट करनी पड़ी 100 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं था, मतलब ट्रेड रिसीवेबल 250 इधर थे, 250 इधर थे, कैश 700 इधर था, 700 इधर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड पेबल 150 इधर थे, 150 इधर थे। तो इसके अलावा हमने कोई भी एक्विजिशन एडजस्टमेंट नहीं करी। तो हमारी 2 एक्विजिशन एडजस्टमेंट है बेसिकली, जिसका सम टोटल कितना है 400। तो 400 की हमने एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी है। तो इसकी हमने क्या करी है, एक्विजिशन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया एक्विजिशन एडजस्टमेंट, ठीक है, एक्विजिशन, है ना, एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स। देखो ये वाली एंट्रीज ऑलरेडी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डल रखी है, क्योंकि तभी तो मेरी क्लोजिंग इक्विटी 4850 आ रही है। तो दिस इज ऑलरेडी पोस्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑलरेडी पोस्टेड, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी पोस्टेड इनटू माय बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी पोस्टेड है। अब मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट क्या हुई, मैंने बेसिकली नेट एसेट्स को बढ़ा दिया और इक्विटी को बढ़ा दिया। तो मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट क्या हुई, मेरी एंट्री हुई नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। नेट एसेट्स में कौन कौन से एसेट बढ़े, बिल्डिंग एंड पीपी एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू माय, क्या बोलता हूँ मैं, इक्विटी अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी अकाउंट, राइट। तो मेरी ये जर्नल एंट्री हुई नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट, ये मेरी ऑन एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसका मैंने इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे मैंने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम होगा एक्विजिशन एडजस्टमेंट, ठीक है। एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स मैंने क्या करी थी, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने क्या क्या एडजस्ट किया था, मैंने बिल्डिंग एंड अदर पीपी को 300 से बढ़ाया था, ठीक है। इन्वेंट्रीज को मैंने 100 रुपये से बढ़ाया था, साथ में मैंने रिटेन अर्निंग जो आ रही थी उसे मैंने 400 से बढ़ाया था। ये मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट थी, ठीक है, राइट। अब मैंने क्या किया था, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, सबसे इसके बाद मैंने क्या किया था, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, राइट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने क्या किया, टोटल मेरी जो नेट एसेट्स हुए वो कितने हो गया मेरे पास, अब मेरी जो टोटल इक्विटी है वो दैट कम्स आउट टू 4300 प्लस 400, मतलब इन दोनों का समीशन, इट कम्स आउट टू 4700। तो मैंने क्या जर्नल एंट्री डाली थी, इक्विटी अकाउंट डेबिट। अगर आप देख पा रहे हो पुरानी इलस्ट्रेशन से, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो हमने डाली थी इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, है ना, टू एनसीआई एंड रेस्ट वुड बी गुडविल। ये हमने एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी थी। तो इक्विटी हमने कितने से डेबिट किया था, 4300 प्लस 400, 4700 से हमने डेबिट किया था। इन्वेस्टमेंट्स को हमने 4500 से क्रेडिट किया था। एनसीआई को हमने 4700 के 25% से क्रेडिट किया था, एंड द रेस्ट वुड बी माय गुडविल। तो ये मेरी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, दिस इज माय कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये मेरा बेसिकली क्या हुआ, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। तो ये मेरा एक्विजिशन एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो ये मेरा कंसोलिडेशन पे एडजस्टमेंट हो गया, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। तो मैंने क्या किया, अब अगर आप समझ पा रहे हो, तो मैंने इक्विटी को खत्म कर दिया था, कितने से, -4700। मैंने सिर्फ -4700 किया, पूरी इक्विटी खत्म नहीं हुई। इसमें कितना बैलेंस रह गया, मैंने ये किया -4700। तो इसमें कितने रुपए रह गए, 550 रुपए रह गए, जो कि इस साल का प्रॉफिट है, जो कि मेरी कंसोलिडेटेड इक्विटी में जाएगा, कंसोलिडेटेड इक्विटी में, राइट। तो ये मेरी नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स 550, ठीक है।
ये जर्नल एंट्री हुई ना। अगर आप देखो एंट्रीज दैट इज ऑलरेडी पोस्टेड, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री भी डाल के दिखा देता हूँ। इसमें क्या एंट्री हुई होगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। प्रॉफिट फॉर द ईयर में भी क्या हुई होगी, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ठीक है। अब मैंने इक्विटी को पूरा खत्म कर दिया है, इक्विटी खत्म हो गई, टू इन्वेस्टमेंट्स टू एनसीआई, राइट। अब हमारा ये लेजर वैसे तो जीरो हो गया, ठीक है, ये लेजर वैसे तो मतलब अब इसमें 550 रुपये बच रहा है, दैट पर्टेन्स टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो कि मेरी कंसोलिडेटेड इक्विटी में जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कर देता हूँ 550 रुपये, जो कि मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोलिडेटेड है ना, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका वैसे कोई मूवमेंट नहीं, अगर आप नहीं भी डालो तब भी चलेगा, मतलब जैसी ही आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया, बेसिकली ये मूवमेंट आपकी इच्छा है, मतलब डालना है नहीं डालना है, ठीक है। तो 550 की मैंने ऐसे मूवमेंट दिखा दी, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो बेसिकली हम कौन सी एंट्री डाल रहे थे, अभी आप रहने दो ये एंट्री, ये रहने दो आपका एंट्री 550 वाली रहने दो अभी, ठीक है। बस आप ये समझो हम ये पोस्ट कर रहे हैं इक्विटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट हमें खत्म करनी है कितने से, इन्वेस्टमेंट हमें खत्म करनी है 4500 से। तो इन्वेस्टमेंट्स को मैंने खत्म कर दिया माइनस 4500, राइट। और मैंने एनसीआई बुक करना है, एनसीआई कितने से बुक करना है मुझे, एनसीआई बुक करना है मुझे 1175 से, 1175 से मुझे बुक करना है एनसीआई, और मुझे गुडविल बुक करनी है 975 से। तो 975 से मुझे गुडविल बुक करनी है। ये तो हुई मेरी ऑन द डेट ऑफ ये बेसिकली मेरी कब हुई, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की मेरी एडजस्टमेंट्स हो गई है। ये मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट डन है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स डन है, ठीक है। अब 550 मेरा प्रॉफिट कमाया मैंने, या तो वो आप यहीं पे रहने देना, ठीक है। इसका नाम ही हम मान लेंगे ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये यहीं पे रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है कि हम कंसोलिडेट, मतलब हम इसे यही मान लेंगे कि ये कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो अब अपना एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में हमने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स भी डाल दिए, ठीक है। अब आप समझो, अब आपको क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, अब ध्यान से समझना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी है। ब्लू हेवंस लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट द गुडविल हैज इम्पेयर्ड बाई 98। तो गुडविल में इम्पेयरमेंट हुई, गुडविल में अगर इम्पेयरमेंट हुई, अब मैं डाल रहा हूँ अगले साल की एंट्रियाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई गुडविल में इम्पेयरमेंट। तो गुडविल हमें कम करनी है, 98 से हमें कम करनी है, ठीक है। अब हम इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है फुल गुडविल मेथड, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ। देखो, एक होता है फुल गुडविल मेथड, एक होता है पार्शियल गुडविल मेथड, ठीक है। पार्शियल गुडविल, ठीक है। देखो, पार्शियल गुडविल में क्या होता है, हम एनसीआई को जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, इसे हम मेजर करते हैं एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, जैसे कि हमने अभी वैल्यू किया है। एनसीआई को हमने अभी कैसे वैल्यू किया है, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, ये एक तरीका है, ठीक है। हम एनसीआई को, दूसरा मेथड क्या होता है, हम एनसीआई को कैसे वैल्यू कर सकते हैं। मान लो जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है, तो उसका बाजार में भी एक मार्केट वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे भी मेजर कर सकता हूं। तो मैं एनसीआई को दो मेथड से वैल्यू कर सकता हूं, एक पर्सनल के प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। अदर मेथड है वो है हमारा कि कितने शेयर्स हैं एनसीआई के पास, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, तो वो बेसिकली फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई हो गया। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम अगर देखो, इसे हम बोलते हैं फुल गुडविल मेथड, इसे हम बोलते हैं पार्शियल गुडविल मेथड, ठीक है। पार्शियल गुडविल में क्या होता है, हम उतनी ही अमाउंट की गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं जो हमारे अपने पोर्शन की गुडविल होती है। हम एनसीआई के पार्ट की गुडविल नहीं रिकॉग्नाइज करते, ठीक है। लेकिन फुल गुडविल मेथड में हम एनसीआई के पार्ट की भी गुडविल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल में यही फर्क है। फुल गुडविल मतलब एनसीआई हमारा फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, पार्शियल गुडविल का मतलब क्या होता है, एनसीआई हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे वैल्यू हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली दो फार्मूला है, मतलब इंड AS 103 हमें टू ऑप्शन देता है, या तो आप एनसीआई को पार्शियल गुडविल पे मेजर कर लो या फिर फुल गुडविल पे मेजर कर लो। अगर आपके पास फेयर वैल्यू है तो आप फुल गुडविल ले लोगे, अदरवाइज आप पार्शियल गुडविल ले लोगे, ठीक है। लेकिन 90% जनता पार्शियल गुडविल फॉलो करती है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप पार्शियल गुडविल मेथड फॉलो करते हो और गुडविल में बाद में इंपेयरमेंट होती है, तो इसका पूरा जो लॉस होगा वो होल्डिंग कंपनी ही बॉर्न करेगी। मतलब एंट्री क्या होगी, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब ये पूरा जो लॉस है गुडविल की इंपेयरमेंट का, वो कौन बॉर्न करेगा, वो सिर्फ होल्डिंग बॉर्न करेगा, क्योंकि ये जो गुडविल आ रही है ये पूरे की पूरी किसकी है, होल्डिंग की है। तो लेट सपोज 98 का इंपेयरमेंट हुआ हमारे क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो एंट्री हुई पार्शियल गुडविल में। लेकिन अगर आप फुल गुडविल मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपकी एंट्री होगी कंसोलिडेटेड
रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट, एनसीआई को भी आप अपना शेयर दोगे टू गुडविल, ठीक है, तो टू गुडविल, ठीक है, तो इसमें एनसीआई भी बॉन्ड करेगा। एनसीआई कितना बॉन्ड करेगा इस वाले मेथड में, क्या होगा इस वाले में 98 का, लेट सपोज 75% मेरी होल्डिंग है, तो 98 का 75% को होल्डिंग बॉन्ड करेगा, बाकी जो 98 का 25% है वो हमारा कौन बॉन्ड करेगा, एनसीआई बॉन्ड करेगा, और टोटल हमारा गुडविल में से कितना कम हो जाएगा 98। तो ये बेसिकली हमारा फुल गुडविल मेथड है। अगर मैं बोलूँ फुल गुडविल, तो अभी हमने क्या फॉलो किया है, हमने फॉलो किया है प्रोपोर्शनेट पसना मेथड। हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है, पसना, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। तो इसमें क्या होता है, अगर गुडविल में लॉस होता है तो वो पूरा का पूरा होल्डिंग बॉन्ड करता है। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस वाले में जो गुडविल आ रही होती है वो भी सिर्फ होल्डिंग की आ रही होती है, उसमें एनसीआई की गुडविल ही नहीं आ रही होती है, तो ऑब्वियसली बात है उसका लॉस एनसीआई बॉन्ड नहीं करेगा। तो अगर हमारा 98 का गुडविल का लॉस है तो हम क्या एंट्री डालेंगे, हम एंट्री डालेंगे गुडविल को हम खत्म कर देंगे, गुडविल को हम क्या करेंगे कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट। ये नेक्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट्स है, नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, गुडविल को मुझे खत्म करना है कितने से, 98 से, और इसका इम्पैक्ट मुझे कहाँ पे लेना है, रिटेन अर्निंग्स से। तो रिटेन अर्निंग्स में भी मैंने 98 माइनस कर दिया, तो 98 मैंने ऊपर से भी माइनस कर दिया, 98 मैंने नीचे से भी माइनस कर दिया, राइट। ये बेसिकली मेरी एडजस्टमेंट हुई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, है ना, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग एंड अदर पीपी, जो हमने ये 300 रुपए की एडजस्टमेंट करी ना, एक्विजिशन एडजस्टमेंट 300 रुपए की, ठीक है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, ऑल बिल्डिंग्स हैव एन एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस 300 रुपए को जो हमने एडजस्ट किया, देखो 3000 पे जो डेप्रिसिएशन है वो तो आ रहा होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो 3000 रुपये इतना डेप्रिसिएशन होता है, 3000 रुपये डेप्रिसिएशन होता है डिवाइड बाई 20, तो 150 रुपये। तो अगर हम P&L देखें, हमारा P&L देखें तो इसमें शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कहीं ना कहीं वो 150 रुपये आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो 3300 के ऊपर लगना चाहिए डिवाइड बाई 20। तो हमारा कितना आ रहा है फिनेंशियल में, 150 आ रहा है, लगना इतना चाहिए 165 लगना चाहिए। तो हमें 15 रुपए की हमें कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री डालनी पड़ेगी। तो मतलब 15 रुपए का हमें, मतलब मैं बेसिकली बोलूँ 300 का डिवाइड विद 20, 15 रुपए का हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 15 रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक करना है, तो हमारी 15 रुपए से जो हमारे ये क्या बोलते हैं बिल्डिंग है, अदर पीपी है, इसे हमें 15 रुपए से कम करना पड़ेगा, और इसका जो लॉस होगा, इसका जो लॉस होगा वो 15 रुपए का जो लॉस होगा वो 75% तो होल्डिंग बॉन्ड करेगा, वो 75% तो होल्डिंग बॉन्ड करेगा, बाकी हमारा कौन बॉन्ड करेगा, बाकी हमारा एनसीआई बॉन्ड करेगा। तो 15 का हमारा 25% एनसीआई बॉन्ड करेगा। तो अगर आप देखो टोटल कितना आ रहा है 113, ऊपर भी 113। तो ये बेसिकली हमारी पीपीई की भी एडजस्टमेंट होगी। तो हमने क्या बोला, पीपीई पे, मतलब पीपीई पे जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई थी उसकी वजह से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आना है उसे हमें होल्डिंग और क्या बोलते हैं, होल्डिंग और क्या बोलते हैं एनसीआई, दोनों में इन रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ठीक है, 20 ईयर्स की, एंड द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 0। तो हमारा जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 0 है। तो हमने बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने जो 300 रुपये है उसके ऊपर हमने सीधा सीधा डेप्रिसिएशन निकाल लिया। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए था, बेसिकली हमें देखना चाहिए था बुक वैल्यू के हिसाब से 150 रुपये डेप्रिसिएशन डला हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना डला हुआ है, बुक वैल्यू के हिसाब से इतना डला हुआ है, फेयर वैल्यू के हिसाब से इतना डलना चाहिए। इतने की हमें क्या करना है, मतलब कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर। 15 रुपये से हमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक करना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप समझो, all the inventory held by Orange Country was sold during the year। तो है ना, तो ये जो 500 की जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी ये हमने बेच दी। तो ऑब्वियसली बात है इस एंट्री का इफेक्ट तो हमारा P&L में जा चुका होगा, मतलब इस ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने खत्म कर दिया होगा। लेकिन जो हमने एक्विजिशन एडजस्टमेंट करी थी 100 रुपये की, इसको अभी हमने खत्म नहीं किया होगा। तो हमें ये 100 रुपये भी खत्म करने हैं। कैसे खत्म करेंगे, हम इन्वेंट्री को हटा देंगे। हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को -100 कर देंगे। जो एक्विजिशन डेट पे था ये 100 रुपये वो अब खत्म हो गया है, और इस 100 रुपये को होल्डिंग और एनसीआई अपने अपने प्रॉफिट जो होल्डिंग रेशियो है उस रेशियो में बॉन्ड करेगा। होल्डिंग और एनसीआई उस रेशियो में बॉन्ड करेगा। तो 75% ये हो गया, और इसका 25% ये बॉन्ड करेगा, ठीक है, राइट। तो हमारा क्या हुआ, अब देखो, अगर आप देखो टोटल 213,
ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एडजस्टमेंट करी, एक तो हमने पीपीई की एडजस्टमेंट करी, एक हमने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करी, है ना, पीपी इन्वेंट्री। लेकिन ये सारी किस चीज़ पे करी, जो हमने एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट करी उसके ऊपर, क्योंकि ये 500 रुपये तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो गए होंगे बुक्स में, लेकिन ये जो 100 रुपये थे ये नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। और ये जो 300 रुपये है इसे हमें 20 साल में खत्म करना है, तो 15-15 हर साल खत्म करना है, ये भी समझ आ गया। और गुडविल हमारी कितने का लॉस था, 98 का। लेकिन हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्शियल गुडविल, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एनसीआई को वैल्यू किया है वो हमने प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे वैल्यू किया है। मतलब हमने एनसीआई को किस पे लिया है, हमने नेट एसेट्स का कितना % उसका शेयर है उस पे वैल्यू किया है। लेकिन जब जब एनसीआई पसना में आता है, जब जब एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स मेथड पे आता है, तो हम उस मेथड को पार्शियल गुडविल मेथड बोलते हैं। और अगर उस गुडविल में कोई भी इंपेयरमेंट होती है तो वो हम इंपेयरमेंट चार्ज करते हैं। वो हम इंपेयरमेंट कहाँ पे चार्ज करते हैं, हम सीधा होल्डिंग के रिटेन अर्निंग्स में चार्ज करते हैं, ना कि एनसीआई में। देखो बाकी सब खर्चे हमने क्या किया, देखो अगर आप देखो 98 हमने सीधा का सीधा होल्डिंग में चार्ज किया, 98 को हमने इस रेशियो में डिवाइड नहीं किया। इसका रीजन यही है क्योंकि ये पार्शियल गुडविल है। बाकी देखो जो भी खर्चा था, जैसे 15 रुपये खर्चा था, 100 रुपये खर्चा था, हमने दोनों को प्रोपोर्शनेट बांटा है। मतलब 75% कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में और 25% एनसीआई में। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या बोलते हैं, गुडविल वाले को नहीं बांटा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि गुडविल वाला जो लॉस था, गुडविल इज मेजर्ड यूजिंग द पार्शियल गुडविल मेथड। अगर हम एनसीआई की जब एक्विजिशन डेट पे एंट्री ले रहे हैं, अगर ये फेयर वैल्यू पे होती तो हमारी एनसीआई आ रही होती एट फुल गुडविल मेथड, और फिर जो गुडविल में लॉस होता वो हम एनसीआई में भी बांटते। लेकिन अब अभी जो हमारी एनसीआई आ रही है दैट इज एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, तो हमें इसे किस पे लेना पड़ेगा, हमें बेसिकली प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे अगर आ रही है तो हमें पूरा इंपेयरमेंट लॉस हमें एनसीआई में हमें नहीं बांटना है, हमें पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस होल्डिंग कंपनी को ही देना है। तो ये बेसिकली हमारी एडजस्टमेंट हुई, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये हमारे फाइनल बैलेंसेस आ गए, फाइनल बैलेंस आ गया हमारा, फाइनल बैलेंस है ना। फाइनल बैलेंस मेरे पास कितना आया, बस ये सम टोटल कर दिया आपने, सम टोटल आपने ये कर दिया, ये हमारा बेसिकली फाइनल बैलेंस है। तो अगर आप देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ 18,032 आ रही है, और इधर देखो नीचे तो इधर भी 18,032 आनी चाहिए, तो आपकी बैलेंस शीट एकदम सही बनी है। अब मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आना चाहिए 18,032, हमारा एकदम आंसर सही है, 18,032 आ रहा है, तो एकदम सही है। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने बेसिकली जो आफ्टर 1 ईयर है बैलेंस शीट उठाई, उसमें हमने वही एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स वाली एंट्री क्या करी। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स में हमने देखा कि नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे 400 रुपये से बढ़े थे, एक बिल्डिंग की वजह से, एक इन्वेंट्री की वजह से। हमने उन दोनों को लिया और बस डाल दिया, ठीक है। ये एक्विजिशन एडजस्टमेंट हुई। फिर हमने कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या करी, हमने इक्विटी को हटा दिया, इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया, एनसीआई बुक कर लिया और बैलेंस इन वगैरह गुडविल में डाल दिया। ये सारी एंट्री हुई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर हमने बाद में 550 रुपये कमाए, ठीक है, 550 रुपये हमने कमाए, तो इसकी एंट्री क्या हुई, नेट एसेट्स टू इक्विटी, ठीक है। अब आप इस इक्विटी को चाहो तो कंसोलिडेटेड इक्विटी में ट्रांसफर कर दो या रहने दो यहीं पे। हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में इसे कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स पे नहीं ट्रांसफर किया, यहीं पे रहने दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, 550 रुपये यहाँ से हटा के 550 रुपये यहाँ पे डाल सकते हो, जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपका तब भी बैलेंस शीट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो तो डाल दो, जैसे अपन डालते हैं मतलब 550 क्या है, रिटेन कंसोलिडेट, हालांकि ये सारा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स है, ये सारा का सारा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स ही है, तो इसलिए मैंने ये एंट्री नहीं डाली, ठीक है। तो ये आप चाहो तो डाल लो, आपकी इच्छा है, मतलब ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना लाइन आइटम पे, ठीक है। ये हमारा 550 की एंट्री भी हो गई, तो ये एंट्रीज ऑलरेडी डली हुई थी, इसका इफेक्ट हमने ले लिया। अब लेकिन आप समझो, ये एंट्रीज का जब हमने इफेक्ट लिया तो इसकी वजह से हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आएगा। लेट्स सपोज हमने 300 रुपये से बिल्डिंग एंड पीपी को बढ़ाया, तो 300 रुपये की वजह से जो 20 रुपये, 300 की वजह से जो हमारे इसकी एडिशनल लाइफ कितनी है, 20 साल, तो हमें 300 को 20 साल में अमोर्टाइज करना है। तो 15 रुपये का हमें हर साल एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक करना है। सिमिलर बेसिस पे हमने इन्वेंट्रीज पे 100 रुपये की एडजस्टमेंट करी थी, तो जो एक्विजिशन एडजस्टमेंट है हमें इसे P&L में बुक कर देना है, क्योंकि ये इन्वेंट्री आज की डेट में बिक चुकी है। तो 100 रुपये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, तो 100 + 15 115 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाले, जिसे होल्डिंग और एनसीआई दोनों ने 75:25 के रेशियो में बॉन्ड किया। लेकिन गुडविल टोटल होल्डिंग ने बॉन्ड करी, क्योंकि जो गुडविल हमने मेजर करी थी दैट वाज यूजिंग द प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, क्योंकि हमने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे मेजर किया था। अगर हम लेट्स सपोज
एग्जांपल मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, मैंने मान लो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया होता और फेयर वैल्यू लेट सपोज एनसीआई की 1200 रुपये क्वेश्चन में दी होती, तो 1200 रुपये मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन में दिया है, तो मेरी गुडविल आ जाती 1000। तो अब देखो अब हमारा कैसे होता आंसर, पहले 1 मिनट को पहले मैं इस वर्ड बुक को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप समझो, अब अगर यही सेम क्वेश्चन है हमारा TYT टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 8th, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ, इसी टेबल को मैंने कॉपी कर लिया। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अब ये मैंने एडजस्ट, अब मैं आपको एक एडिशनल एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ये माई क्वेश्चन हो गया, मेरा एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, ये एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स है ना, ये शीट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें हम थोड़ी सी एक नई चीज़ सीखेंगे। अगर मान लो हमने एनसीआई को, अगर हमने माई क्वेश्चन वर्किंग, ठीक है, माई क्वेश्चंस वर्किंग, ठीक है। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि अगर हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर किया होता, लेट सपोज फेयर वैल्यू 1200 रुपये क्वेश्चन में दी होती, तो हमारी गुडविल कितनी आ रही होती, 1000 आ रही होती, राइट। तो हमने क्या किया होता, अगर आप समझ पा रहे हो, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है हमारी, हमने एनसीआई को मेजर किया 1200 पे ऊपर और हमारी जो गुडविल आ रही होती वो 1000 आ रही होती, राइट। ये मेरी एक्विजिशन एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब जो मेरा इम्पेयरमेंट का लॉस है जो 98 रुपीज़ है, वो मेरा होल्डिंग और एनसीआई दोनों बॉन्ड करता। तो अगर ये जो 98 का पूरा लॉस है ना, अब ये क्या करते हैं, हम बराबर कर देते, इस मल्टीप्लाइड विद 75% यहाँ पे बॉन्ड होता और -98 मल्टीप्लाइड विद 25% वो यहाँ पे बॉन्ड होता। तो अब हमारी बैलेंस शीट ऐसे टैली होती है ना, 18,057। तो यही बेसिकली फ़र्क होता है फुल गुडविल मेथड में और पार्शियल गुडविल मेथड में, ठीक है। फुल गुडविल मेथड में क्या होता है, फुल गुडविल मेथड में पूरा का पूरा जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो एनसीआई भी बॉन्ड करता है और हमारा एनसीआई भी बॉन्ड करता है और होल्डिंग भी बॉन्ड करता है। लेकिन पार्शियल गुडविल मेथड में, पार्शियल गुडविल का क्या मतलब, देखो आप सिंपल समझो, पार्शियल गुडविल का क्या मतलब है, हमने नेट एसेट्स को प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर किया, ठीक है। आप इसको मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। आप समझो, आपने 4700 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, आपने 4700 रुपये की चीज़ पूरी खरीद ली, ठीक है। लेकिन आपने 4700 की चीज़ नहीं खरीदी, आपने क्या खरीदा, 4700 में से आपने सिर्फ 75% हिस्सा खरीदा, तो आपने सिर्फ 3525 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है। और आपने इसके बदले में 4500 रुपये दिए जी, ठीक है। अगर आपने इसके बदले में कितने दिए, 4500 रुपये, इस हिसाब से गुडविल कितनी आई आपके पास गुडविल आई 975 रुपये, जो हमारे पुराने एग्जाम्पल में आ रही थी। तो अगर आपकी जो, अब आप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो जब पार्शियल गुडविल मेथड होता ना, जहाँ पे हम नेट एसेट्स पे मेजर करते हैं एनसीआई को, वहाँ पे हमेशा जो गुडविल आती है ना वो सिर्फ होल्डिंग की आती है। अब आप एग्जाम्पल लो, देखो हमने क्या बोला, मैंने 4700 हुआ सिर्फ 75% हिस्सा खरीदा, कितने में खरीदा, 4500 में खरीदा। तो अब देखो, अब जो मेरी गुडविल आ रही है वो 975 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो 975 गुडविल है ना, ये पूरी की पूरी होल्डिंग की है, ठीक है, पूरी की पूरी होल्डिंग की गुडविल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 75% हिस्सा 3525 का खरीदा, कितने में खरीदा, 4500 में खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 975 मेरी गुडविल है। तो ये जो पूरी गुडविल है ये पूरी की पूरी होल्डिंग की गुडविल है, इसमें कोई भी एनसीआई की गुडविल नहीं है। अब लेकिन जब मान लो मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे ले लेता हूँ तो उसमें एनसीआई की भी गुडविल आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब गुडविल में इम्पेयरमेंट होती है तो वो एनसीआई और होल्डिंग दोनों में डिवाइड होता है। बस फंडा यही है, यही कैच करना है आपको माइंड में। तो अगर इस वाले इलस्ट्रेशन में, अगर जो मेरा क्वेश्चन है इसमें अगर आपको इम्पेयरमेंट में लॉस होता है तो आपको एनसीआई और होल्डिंग दोनों में 75 और 25% के रेशियो में डिवाइड करना है। लेकिन अगर यही आपका क्या बोलते हैं स्टडी मैट का क्वेश्चन था, जहाँ पे पसना प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट्स पे हमने एनसीआई को वैल्यू किया है, तो वहाँ पे हमें पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ पे बुक करना है, सीधा का सीधा होल्डिंग में। तो ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ही बैलेंस शीट उठाई, उसमें एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स करी, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करी हमने, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट ईयर की करी, नेक्स्ट ईयर की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करी हमने, है ना, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड वी हैव अराइव्ड एट द फाइनल बैलेंसेस। ये बेसिकली हमारा फंडा है। तो आप चाहो तो ये जो 550 की जो हम एंट्री डालते हैं ना, कि हमारी एंट्री क्या डली हुई है, हमारी एंट्री डली हुई है नेट एसेट्स यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कुछ और नहीं है,
टू इक्विटी अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री डली हुई है। अब हमें क्या करना है, इस इक्विटी को खत्म करना है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में हम क्या कर लेंगे, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड इक्विटी, 550 से हम ऐसी एंट्री डाल देंगे और ये हमारा कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट में आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो आपकी इच्छा है 550 का मतलब करना है नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा, आपकी इच्छा है। मतलब अल्टीमेटली एक्चुअल में क्या है ना, ये जो बैलेंसेज होते हैं ना, ये सारे ही कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बता ना, सारा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स है, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ना उस एंट्री से, ठीक है। तो आप चाहो तो डाल सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते, मतलब आपको अपना फॉर्मेट मतलब पक्का करना है तो डाल दो, ठीक है, आपको फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझना है तो ये ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। बस आपको ये समझना है, अगर आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसकी वजह से फ्यूचर में डेप्रिसिएशन में इंपैक्ट आएगा। और मान लो अगर वो इन्वेंट्री आपकी बिक गई है, तो जिस दिन उसकी एक्विजिशन एडजस्टमेंट की फेयर वैल्यू में इंक्रीज हुआ, उतना आपको मतलब आपको पूरे 600 रुपये नहीं डालना P&L में, पूरी फेयर वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि 500 तो ऑलरेडी डली हुई है, आपको सिर्फ 100 रुपये डालना है, आपको सिर्फ 100 रुपये की एडजस्टमेंट करनी है। सिमिलर बेसिस में पीपी में आपको सिर्फ 300 रुपये के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन डालना है, पूरे 3300 का डेप्रिसिएशन नहीं डालना। समझ रहे हो आप बात, ये पॉइंट है, ये आपको माइंड में समझना है। सो थैंक्स अ लॉट गाइज, ये इलस्ट्रेशन भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, कैसे और हम इस कंटेंट को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, विल ऑलवेज नीड योर सपोर्ट, सो थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी, एंड will always owe to you. So all the best. We'll meet once again with some another illustration video. Thanks a lot.